हेलो एवरीवन, आई नो योर माइंड इज फिक्स्ड ऑन फिलिंग द यूपीएससी फॉर्म और उसके लिए हम अपनी ईमेल आईडी पे बहुत सारी क्वेरीज ले रहे हैं। तो sleepy.classes@gmail.com के ऊपर वी आर टेकिंग क्वेरीज, जहां पे आपकी जो स्पेसिफिक क्वेरी है उसको हम रिप्लाई करेंगे। ऑल्सो वी हैव अ पर्टिकुलर received several queries regarding signature uploading and all those things। तो हम ना स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली भी डिस्कस कर रहे हैं एंड वी ऑल्सो कम अप विद आइडिया दैट हाउ टू हेल्प द स्टूडेंट्स, जिसमें हम फॉर्म भी फिल मतलब फॉर्म जब फिल करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे जो जो स्टेजेस आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑलरेडी हैड अ डिस्कशन ऑन द स्टेजेस ऑफ द फॉर्म और इंस्ट्रक्शंस को कैसे पढ़ना है समझना है। तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा, वो देख लो। अच्छा, थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं अपने आप को, तैयारी पे थोड़ा ध्यान देते हैं ना, चेक करते हैं, असेस करते हैं कितने मार्क्स हम ले पा रहे हैं 5 क्वेश्चंस में से। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट का टाइम लूंगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी पॉलिटी की, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली फॉर्म की चीजें जो है दे विल यू नो टेक केयर, है ना। हम ध्यान रखेंगे, आप भी अपनी तरफ से देखोगे तो फॉर्म भर लिया जाएगा, एक दिन में नहीं, 1.5 दिन में नहीं, 2 दिन में। लेकिन अल्टीमेटली तो यही है ना चीज। थोड़ा हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्विकली जस्ट ट्राई टू मैच द फॉलोइंग। बस सिंपली मैच द फॉलोइंग करना है। मैं नेक्स्ट स्लाइड नहीं दिखाऊंगा, ऑप्शंस नहीं दूंगा, एलिमिनेट नहीं करने दूंगा, तुमको मैच करना है बस। ठीक है कि ए का किसके साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, बी का किसके साथ, सी का किसके साथ, डी के किसके साथ, है ना। एलिमिनेशन वगैरह पे बाद में जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए इज मैचिंग विद 4। तो ए इज मैचिंग विद 4। 1953 में बना था, 55 की रिपोर्ट है। तो काका कार्लेलकर कमीशन जो है, फर्स्ट कमीशन टू स्टडी बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 340 कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सही जवाब है। दूसरा, जो आपकी लोकूर कमिटी है, लोकूर कमिटी दैट वाज फोकस्ड ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की क्लासिफिकेशन के ऊपर रिपोर्ट बनाता है। मंडल कमीशन, जैसा कि आपने बहुत बार न्यूज में भी सुना होगा, वो बात करता है क्लासिफिकेशन ऑफ 267 अनक्लासिफाइड कम्युनिटीज के बारे में, ठीक है। एंड सॉरी, मंडल कमीशन कहता है कि आप कुछ नोमैडिक ग्रुप्स की ओबीसी रिजर्वेशन करवा दीजिए, ओबीसी के अंदर उनको इंक्लूड कर दीजिए। एंड फाइनली जो इदाते कमीशन है, इदाते कमीशन है डी, दैट इज डी, वो कहता है कि 265 कम्युनिटीज ना अनक्लासिफाइड है बिकॉज दे वर इंक्लूडेड इन डी नोटिफाइड नोमैडिक ट्राइब्स, प्रीवियसली नोन एज क्रिमिनल ट्राइब्स एज वेल। तो इनकी क्लासिफिकेशन करवा दीजिए आप, चाहे किसी भी कैटेगराइजेशन में करवाइए, जरूर करवाइए। तो ये इदाते कमीशन इसके बारे में बताता है। सो सही जवाब है बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट दिस इज द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको लगेगा ये यूपीएससी पीवाईक्यू जैसा है, बट इसके ऑप्शंस थोड़े से बदले हुए हैं, बदले बदले से। Which of the following statements regarding digitization of land records in India is or are correct? Correct statement बतानी है। Quickly pause the screen। जो लोग प्रीमिक्स पहली बार देख रहे हो, स्क्रीन पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं आंसर बताऊंगा फटाफट। 10 मिनट के अंदर 5 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, बराबर। चलो नाउ व्हाट इज द आंसर? डी इज द आंसर। सिर्फ तीसरी स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम यानी दिल आरएमपी इज नॉट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग बट इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। दूसरा, ये जो यूएल पिन इसमें बनता है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर बनता है, जिसको भू आधार भी कहते हैं, ये 10 डिजिट का नहीं 14 डिजिट का नंबर है। आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा यूपीएससी। अरे वो पूछता है भाई, ठीक है। वो आधार में कितने डिजिट होते हैं, पैन में कितने डिजिट होते हैं, इस तरह के सवाल पूछ सकता है, क्योंकि ये स्कीम्स टाइप का क्वेश्चन है। ई कोड इंटीग्रेशन अंडर डीएलएमपी लिंक्स लैंड रिकॉर्ड्स विद कोड डेटा टू रिजॉल्व लैंड डिस्प्यूट्स, ये बिल्कुल सही है, इसका पर्पस ही यही है। तो इसका मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। पहली दो स्टेटमेंट्स क्यों गलत है ये मैं बता चुका हूं। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आने वाली इस स्कीम को सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे रिवैम्प कर दिया गया था। इससे पहले इसको लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम बोलते थे, फिर इसका नाम DILRMP डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन पड़ा। ये 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड नहीं है, बल्कि 14 डिजिट का कोड है, इसलिए दूसरी स्टेटमेंट गलत थी, ठीक है। इस पर्टिकुलर स्कीम में ये सब काम किया जाता है, एक बार चेक कर लेना। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, नहीं तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा पीडीएफ को, ठीक है। ठीक है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है RAINAHAINA05, ठीक है। तो वहां पे भी मैं शेयर कर दूंगा इस पीडीएफ को।
ओहो पेपर लीक हो गया, रुक जाओ, आई विल शो यू द क्वेश्चन वंस अगेन. All right, the next question, question number 3 is relatively simple, straightforward. Demands for supplementary grant. Demand for supplementary grant must be presented to and passed by the House when. कब आप supplementary grants की demand करते हो लोकसभा से? फाइनेंशियल ईयर के अंदर, इन द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर, अगले साल के बजट से पहले, आफ्टर द विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड, और आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ सीएजी. So the answer is A. The answer is A. Before the end of the respective financial year. तो इसके लिए ना आपको टाइप्स ऑफ ग्रांट्स पता होने चाहिए. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे आर्टिकल 115, 116 के अंदर दिए होते हैं, और उसको ना मैंने डिटेल में डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ ग्रांट्स कंफ्यूजन किलर सीरीज के अंदर. तो आर्टिकल 115, 116 के अंदर बिफोर द एंड ऑफ द रिस्पेक्टिव फाइनेंशियल ईयर the demand for supplementary grants have to be presented. Supplementary grant का मतलब क्या होता है? आप बजट पास कर दोगे, 31 मार्च तक वो पास हो जाएगा. 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक आपको पता होगा कि कौन सी स्कीम में, कौन से डिपार्टमेंट में, कहां पे कितना पैसा खर्च करना है, ये आपको पता होगा. लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि एक स्कीम के एक कंपोनेंट पे आपने 1000 करोड़ रुपए लगाने थे, लेकिन वो खत्म हो गए, स्कीम का जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ, आपको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं. बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड्स यू गो टू द लोकसभा वंस अगेन एंड आस्क देम टू गिव अस मोर मनी, एंड दैट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट. उसको सप्लीमेंट्री ग्रांट बोलते हैं. एडिशनल ग्रांट तब होता है जब पहले से कोई चीज मैंने इमेजिन नहीं की हो अपनी स्कीम के अंदर, अपने एक्सपेंडिचर में, और वो नई चीज अराइज हो जाती है उसी स्कीम में. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कें बनाता था, स्कीम सितंबर में चेंज होती है और कहते हैं कि स्ट्रीट लाइट भी बनानी है इसके अंदर, तो स्ट्रीट लाइट वाला खर्चा जो है वो एडिशनल खर्चा है, दैट इज कॉल्ड एडिशनल ग्रांट. तो एडिशनल ग्रांट जो है दिस इज ऑल्सो देयर, सप्लीमेंट्री ग्रांट भी है. इनफैक्ट सब चीजें मैंने डिस्कस की है, कोड बना के डिस्कस किया है, प्लीज वो लिंक में वीडियो लगा दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है. तो सप्लीमेंट्री ग्रांट को आपने इस फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से पहले दिखाना पड़ता है, ठीक है. चलो आगे. करंट अफेयर्स के लिए एपिक कोर्स स्टार्ट हो चुका है, एक बार देख लो भाई, वेबसाइट पे जाओ, देखो करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स के लिए निकाल के, छांट के, यूपीएससी पीवाईक्यू के हिसाब से डिस्कस करके उसको हमने फिल्टर आउट किया है, और कौन सी न्यूज सबसे इंपॉर्टेंट है, कंसाइज प्रिसाइज नोट्स के साथ पढ़ाई जाएगी. रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर ही सवाल है. 2 स्टेटमेंट पूछी गई है. पहली स्टेटमेंट है कि रेजोल्यूशन कैन नॉट बी मूव्ड अनलेस अ नोटिस ऑफ एटलीस्ट 10 days हैज बीन प्रोवाइडेड. वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए नोटिस 10 दिन का देना पड़ता है क्या? नहीं, 10 दिन का नोटिस नहीं देना होता, इनफैक्ट 2 weeks का नोटिस देना होता है. दूसरा, रेजोल्यूशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन एनी ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. नो, वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरपर्सन है, इसलिए राज्यसभा के अंदर ही रेजोल्यूशन मूव हो सकता है, ठीक है. तो 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 67 क्लॉज नंबर बी, और आपको राज्यसभा के अंदर मोशन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है उनके रिमूवल का, और इफेक्टिव मेजॉरिटी से वो रिमूव हो सकते हैं. कैसे रिमूव हो सकते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी से. इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस माइनस द वेकेंट सीट्स. वेकेंट सीट्स, जितनी सीट्स वेकेंट है वो माइनस कर दो, उसका 50% निकालो, उसमें एक ऐड कर दो, उसका 50% निकालो, उसमें एक ऐड कर दो. तो इसको कहते हैं, इसको क्या कहते हैं भाई? इसको कहते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी. तो इफेक्टिव मेजॉरिटी आपको चाहिए होती है. टाइप्स ऑफ मेजॉरिटीज में मैं डिस्कस कर चुका हूं यूट्यूब वीडियो पे, थोड़ा देखा करो यार. यूट्यूब पे हमारे चैनल पे ना कंटेंट ओरिएंटेड या एग्जाम ओरिएंटेड चीजें होती हैं, तो भले ही आपको लाखों करोड़ों लोग ना देख रहे हो वीडियो, रेलेवेंट होगी वो, एग्जाम रेलेवेंट होगी वो, ठीक है. इस बात का ध्यान रखिएगा. तो 5th नंबर क्वेश्चन देखो. Members of Lokpal are appointed by the recommendation of a selection committee. Which among the following are part of that committee? आपसे पूछा जा रहा है कि लोकपाल के जो मेंबर्स हैं उनकी सिलेक्शन कमेटी के कौन मेंबर है. लोकपाल के मेंबर नहीं पूछ रहा है, उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहा है, सिलेक्शन कमेटी के कौन मेंबर है ये पूछ रहा है. तो कौन कौन है भाई? प्रधानमंत्री है या नहीं? हाँ. नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? यस. The person who is the eminent jurist, that is the 5th member of this committee, is a nominee of President of India. The President of India nominates on the advice of other members. बाकी के जो 3 members हैं उनकी बेसिस, एडवाइस के बेसिस पे करता है, बट नॉमिनी वो प्रेसिडेंट का ही है. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? यस.
स्पीकर ऑफ लोकसभा, यस. लीडर ऑफ ऑपोजिशन, यस. तो आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4. तो लोकसभा के सॉरी लोकपाल के जो मेंबर्स है, लोकपाल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, 2013 के एक्ट के तहत बनी है. इसके अंदर 8 मेंबर्स टोटल हो सकते हैं, एक चेयरपर्सन होगा. आधे मेंबर इसके जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, मतलब जजेस होने चाहिए. बट मोर इंपॉर्टेंटली जो सिलेक्शन कमेटी है, उस सिलेक्शन कमेटी में 5 लोग होते हैं. प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर, लोकसभा के अंदर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, सीजेआई या उनके द्वारा नॉमिनेटेड जज, एंड लास्टली प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड एक एमिनेंट जूरिस्ट. एमिनेंट जूरिस्ट का मतलब जुडिशियल फील्ड से बिलोंग करने वाला कोई व्यक्ति, जो शायद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज चाहे ना हो भी सकता है, लेकिन नहीं भी हो तो चलेगा, जुडिशियल फील्ड से बिलोंग करने वाला व्यक्ति होना चाहिए. तो इस तरीके से आप आंसर करेंगे. स्टैटिक, करंट सबको कंबाइन तरीके से समझने के लिए प्रीलिम्स 1 क्रैश कोर्स चल रहा है, उसको चेकआउट कर सकते हैं. फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी डिटेल्स है, उसको लेकर वी आर रिप्लाइंग वंस अगेन sleepy.classes@gmail.com पे हम रिप्लाई कर रहे हैं, वहां पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं वहां पे. तो एक बार जरूर उसको देख लीजिएगा, है ना. अब मैं यहाँ पे वेबसाइट सॉरी ईमेल आईडी लिख देता हूँ, sleepy.classes@gmail.com, है ना. एंड वी आर रिस्पॉन्डिंग actively to these queries. चलिए, thank you very much. See you next time.